नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश आप सबका सफलता IQ प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि जियोग्राफी की क्लास हुई थी जो कल ऑफलाइन माध्यम में हुई थी, उसी को आज रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे भाई? जियोग्राफी स्टार्ट किए थे। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे एक बार बोलो? जियोग्राफी, यानी कि भूगोल को पढ़ने का काम हम स्टार्ट किए थे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक शब्द लिखा है जिसका नाम क्या है? जियोग्राफी। क्या लिखा है? जियोग्राफी। देखो जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है, कोई बताएगा? यूनानी भाषा का शब्द है। कहाँ का भाषा है? यूनानी भाषा का शब्द है। तो यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम क्या है? जियोग्राफी। क्या नाम है? जियोग्राफी। इसी को हिंदी में क्या बोल देते हैं? भूगोल। इसी को हिंदी में क्या बोल देते हैं? भूगोल। इसी को हिंदी में बोल देते हैं भूगोल। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक। अब जियोग्राफी शब्द को हमको जानना है, हमको जियोग्राफी शब्द को जानना, यानी कि जियोग्राफी शब्द है क्या। बहुत ध्यान से देखो भाई, जियोग्राफी शब्द को जानने के लिए हम क्या करेंगे? जियोग्राफी शब्द के टुकड़े कर देंगे। क्या कर देंगे? टुकड़े कर देंगे। जब इसके टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े दो भागों में है, एक होगा जियो, दूसरा क्या होगा? ग्राफी। दूसरा क्या होगा? ग्राफी। दूसरा क्या होगा मेरे भाई? ग्राफी होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? एक हमारे पास शब्द है जिसका नाम क्या है? जियोग्राफी। क्या नाम है? जियोग्राफी। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। अब जियोग्राफी को जब हम तोड़ेंगे तब जियोग्राफी कितने भागों में टूट जाएगी? दो भागों में। पहला कौन हो जाएगा? जियो। दूसरा कौन हो जाएगा? ग्राफी। अब जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। बोलो, बात समझ में आ गई? और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना या अध्ययन करना, या अध्ययन करना। बोलो, बात समझ में आ रही? या अध्ययन करना। बोलो, इतना समझ में आ गया? ठीक। हमारे पास एक यूनानी शब्द है जिसका नाम क्या है? जियोग्राफी। क्या नाम है? जियोग्राफी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। जियोग्राफी को कितने भागों में तोड़ेंगे? दो। पहला, दूसरा। पहला, दूसरा, ग्राफी। अब देखो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या हो गया? वर्णन करना, यानी कि अध्ययन करना। क्या मतलब हो गया? अध्ययन करना। तो पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना। बोलो, बात समझ में आ गई इतनी? बोलो, समझ में आ गई? तो वह विषय जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाए, पृथ्वी का वर्णन किया जाए, उसे क्या कह देंगे? जियोग्राफी। वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाए, अध्ययन किया जाए, व्याख्या की जाए, उसे क्या कह देंगे? जियोग्राफी कह देंगे। क्या कह देंगे? जियोग्राफी कह देंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? तो यानी कि इसमें जो कुछ भी पढ़ेंगे वो किससे संबंधित होगा? पृथ्वी से संबंधित होगा। किससे होगा? पृथ्वी से संबंधित होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक। अब बात करते हैं कि जियोग्राफी का पिता कौन है, यानी कि जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है। जब हम इसके पिता की बात करेंगे तो चार नाम हमारे सामने आते हैं। पहले नाम कौन था? हिकेटस। पहले का नाम क्या था? हिकेटस। पहले का नाम था हिकेटस या हिकेटियस। 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 दूसरे का नाम था इरेस्टोनीज। दूसरे का नाम क्या था? इरेस्टोनीज नाम है इसका। नाम बहुत ध्यान से याद करना पड़ेगा ये भाई। इरेटोस्थनीज है। इरेटोस्थनीज। अब बोलो, बात समझ में आ गई? ध्यान से आ गया बात समझ में? इरेटोस्थनीज नाम क्या है? इरेटोस्थनीज। तो पहला नाम क्या हो जाएगा? हिकेटस। पहला नाम क्या हो जाएगा? हिकेटस। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। और तीसरा नाम क्या हो जाएगा? तीसरा नाम क्या है? फेडरिक रेटजल। फेडरिक रेटजल। फेडरिक रेटजल। फेडरिक रेटजल। तीसरा नाम क्या है? फेडरिक रेटजल। तीसरा नाम क्या है? फेडरिक रेटजल। बोलो, बात समझ में आ रही है? और चौथा नाम कौन था? अलेक्जेंडर वांस हम्सबोर्ड। अलेक्जेंडर वांस हम्सबोर्ड। तो चौथा नाम क्या था? अलेक्जेंडर। चौथा नाम क्या था? अलेक्जेंडर। चौथा नाम था अलेक्जेंडर वांस हम्सबोर्ड। वांस हम्सबोर्ड। हम्सबोल्ट। बाल्स हम्सबोल्ट। चार नाम है। चारों नाम बहुत ध्यान से देखना है। पहले नाम क्या है? हिकेटियस। पहला कौन? हिकेटियस। हमारे साथ बोलो, हिकेटियस। हिकेटियस। पहला नाम कौन हो गया? हिकेटियस। हिकेटियस। बोलो, बात समझ में आ गई? दूसरा नाम क्या है? इरेस्टोस्थनीज। इरेटोस्थनीज।
इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। और तीसरा नाम हमारे पास कौन सा है? फ्रेडरिक रेटजेल। तीसरा नाम कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। और चौथा नाम क्या है? अलेक्जेंडर वांस हम्सबोल्ड। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, इनमें हम देखेंगे इनमें कौन किसका पिता है किस प्रकार से। देखो भाई, तो पहला नाम जो हमारे पास है हिकेटियस का, पहला नाम कौन है? हिकेटियस का। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता था, यानी कि वर्तमान में कहा जाता है नहीं। हिकेटियस को भूगोल का यानी कि जियोग्राफी का पिता कहा जाता था, अब कहा नहीं जाता है। तो इसे क्या भूगोल का पिता कहा जाता था, इसे क्या लिख देंगे? भूगोल का पिता, भूगोल का पिता कहा जाता था, भूगोल का पिता कहा जाता था, कहा जाता था। बोलो बात समझ में आ गई? ध्यान रखना है, ठीक। अब कहा नहीं जाता है। वर्तमान में किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। तो इसे क्या कहेंगे? भूगोल का पिता कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? भूगोल का पिता कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। दोनों में अंतर समझ लीजिए, उसे था उसे है। तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता था? भूगोल का पिता किसे कहा जाता था? हिकेटियस को। और भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। बोलो बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या है? फ्रेडरिक रेटजेल। तीसरा नाम क्या है? फ्रेडरिक रेटजेल। इसे क्या कहते हैं? मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल का पिता। बोलो बात समझ में आ गई? मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? अरे मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल का पिता कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या है? अलेक्जेंडर वांस हम्सबोल्ड। इसे क्या कहते हैं? आधुनिक भूगोल का पिता। क्या कहते हैं? आधुनिक भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता, का पिता। तो भूगोल के लगभग 4 पिता हो गए, ठीक। कितने पिता हो गए? 4 पिता हो गए। पहले भूगोल का पिता किसे कहा जाता था? हिकेटियस को। किसे? हिकेटियस को। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज को। और उसके बाद मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। उसके बाद आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वांस हम्सबोल्ड को, अलेक्जेंडर वांस हम्सबोल्ड को। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो पहला नाम कौन है? तेज बोलो। पहला नाम हिकेटियस, पहला नाम हिकेटियस। तो हिकेटियस को क्या भूगोल का पिता कहा जाता था, वर्तमान में कहा नहीं जाता, यानी कि यह पिता नहीं बचा, ठीक। अब बाबा बन गया होगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या? इरेटोस्थनीज। दूसरा नाम क्या है? इरेटोस्थनीज। इसे भूगोल का पिता कहा जाता है, यानी कि अगर पूछ ले वर्तमान में भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। उसके बाद मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल को। किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल को। उसके बाद आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वांस हम्सबोल्ड को। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक। 4 पिता हैं, चारों के नाम बहुत ध्यान से पढ़ना है, इधर का उधर नहीं करना है। अब देखो कैसे याद करोगे? यश से याद कर लो पिता कहा जाता था। देखो भाई बहुत ध्यान से देखो, याद कैसे करोगे? यश से याद कर लो कि पिता कहा जाता था। फिर उसके बाद नीज से याद कर लो पिता कहा जाता है, नीज से याद कर लो पिता कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही? क्योंकि वहां विकल्प पकड़ने होंगे ना। उसके बाद देखो जेल से याद कर लो मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। जेल से क्या याद कर लो? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। उसके बाद वान से क्या याद कर लो? आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो यश से क्या याद कर लोगे? भूगोल का पिता कहा जाता था, भूगोल का पिता कहा जाता था। उसके बाद नीज से क्या याद कर लोगे? भूगोल का पिता कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? उसके बाद जेल से क्या याद कर लोगे? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। बोलो याद हो गया? उसके बाद वान से क्या याद कर लोगे? आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया? तो भाई हम क्या यश से किसको याद रखेंगे? बोलो पिता कहा जाता था। उसके बाद नीज से किसको याद करेंगे? पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। उसके बाद जेल से किसको याद कर लेंगे? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। उसके बाद वान से किसको याद कर लेंगे? किसको कर लेंगे?
आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। बोलो चारों नाम कंफर्म हो गए, पता चल गया। ठीक, अब देखो फिर से देखो, हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता था। उसके बाद इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। उसके बाद फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद अलेक्जेंडर वांस हम्सबोर्ड को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जियोग्राफी के कितने बप्पा? 4। कितने बप्पा? 4। पिता किसे कहा जाता था? तेज बोलो, पिता किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता है? बात समझ में आ गई। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ठीक, उसके बाद आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? बोलो याद हो गए? चारों नाम याद करना है भाई आपको। ठीक, आप देखो भाई, इसके बाद हम जियोग्राफी में एक टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम था एस्ट्रोनॉमी। क्या नाम था? एस्ट्रोनॉमी। बोलो बात समझ में आ गई। यानी कि खगोल विज्ञान स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान स्टार्ट किए थे। खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट किए थे भाई, बहुत ध्यान से देखना है। खगोल विज्ञान स्टार्ट किए थे। भूगोल का पहला पार्ट, पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम क्या था? एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल विज्ञान। टॉपिक का नाम क्या है? खगोल विज्ञान। अब देखो खगोल विज्ञान में होता क्या है। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कह देते हैं? खगोल विज्ञान कह देते हैं। क्या कह देते हैं? खगोल विज्ञान कह देते हैं। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कह देंगे? खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी कह देंगे। क्या कह देंगे? एस्ट्रोनॉमी कह देंगे। तो हम इसमें क्या लिख लेंगे? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अध्ययन को, ब्रह्मांड के अध्ययन को, ब्रह्मांड के अध्ययन को, अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, यानी कि खगोल की विज्ञान या खगोल विज्ञान कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई, पक्का? ठीक, अब देखो ब्रह्मांड क्या होता है। अब इसमें हेडिंग पड़ेगी ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है? बोलो, कल बताए थे। ब्रह्मांड क्या है? जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? ब्रह्मांड है। वो किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड। यानी कि दिखाई पड़ने वाला हर आकाशीय पिंड किसके अंतर्गत आ जाएगा? ब्रह्मांड। तो जो कुछ दिखाई पड़ रहा क्या है? हम दिखाई पड़ रहे तो ब्रह्मांड के ही भाग होंगे, भले एक बहुत छोटे भाग हैं। ठीक, हमारी आंखें भी ब्रह्मांड का एक भाग होंगी, भले अल्प भाग हैं पर भाग तो हैं। जो कुछ भी हमको दिखाई देता है उसे क्या कह देंगे? ब्रह्मांड। बोलो बात समझ में आ गई। तो इसमें सीधी परिभाषा लिख लेंगे, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? जो कुछ, जो कुछ हमें दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। उसे ब्रह्मांड कहते हैं। उसे ब्रह्मांड कहते हैं। बहुत ध्यान से देखना भाई। हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए हैं? एस्ट्रोनॉमी। कौन सा स्टार्ट किए हैं? एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल की विज्ञान या खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड होता क्या है मेरे भाई? जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा क्या है? ब्रह्मांड है। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा क्या है? ब्रह्मांड है। अब देखो ब्रह्मांड में होते क्या है? आकाशीय पिंड होते हैं। तो हम इसमें क्या लिख लेंगे? ब्रह्मांड में क्या लिख लेंगे मेरे भाई? ब्रह्मांड में क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। आकाशीय पिंड होते हैं। आकाशीय पिंड होते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक, आकाशीय पिंड होते हैं, यानी कि जो कुछ हमको नाचते दिखाई पड़ रहा है वो सब क्या है? आकाशीय पिंड है। पृथ्वी क्या है? आकाशीय पिंड। बुध क्या है? आकाशीय पिंड। शुक्र क्या है? आकाशीय पिंड। सूर्य क्या है? आकाशीय पिंड। यानी कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में हमको दिखाई दे रहा है वो किस रूप में दिखाई दे रहा है? आकाशीय पिंड के रूप में। किसमें? आकाशीय पिंड के रूप में। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक, तो हम क्या लिखे? जो कुछ हमें दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। अब सर्वाधिक आकाशीय पिंड कौन होते हैं? तारे होते हैं। कौन होते हैं? तारे होते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? किसकी है? तारों की। तो सर्वाधिक आकाशीय पिंडों के नाम क्या हैं? तारे हैं। तो क्या लिख लेंगे? सर्वाधिक
सर्वाधिक आकाशीय पिंड तारे होते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। सर्वाधिक आकाशीय पिंड क्या होते हैं? तारे होते हैं। तो हम क्या सीखे? जो कुछ हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। जो कुछ हमें दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में होते क्या है? आकाशीय पिंड। क्या होते हैं? आकाशीय पिंड। क्या होते हैं मेरे भाई? आकाशीय पिंड। और सर्वाधिक आकाशीय पिंड कौन है? तारे हैं। कौन है? तारे हैं। ठीक। अब तारे क्या हैं? सबसे ज्यादा। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा संख्या किसकी? तारों की। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा संख्या तारों की। अब देखो तारे क्या होते हैं भाई, बहुत ध्यान देखो। हमारे पास तारे किसे कहते हैं? तारे किसे कहते हैं? जिसके पास स्वयं की ऊष्मा हो और स्वयं का प्रकाश हो, उसे क्या कह देंगे? तारा कह देंगे। जैसे मान लो हमारे पास स्वयं की ऊष्मा होती, स्वयं का प्रकाश होता, तो हम क्या कहलाते? तारे कहलाते। पर प्रकाश नहीं है, ऊष्मा है। ठीक, तो हम तारे होंगे? नहीं होंगे। बोलो मान लो अभी जलने लगे हम, ठीक, तो हम क्या बन जाएंगे? तारे बन जाएंगे। ठीक, बोलो ऊष्मा तो है, ऊष्मा ना होती तो पढ़ा नहीं पाते, ऊर्जा नहीं होती तो पढ़ा नहीं पाते। अब मान लो हम कुछ ऐसा सिस्टम अंदर फिट कर लें, जलने लगे, बिल्कुल आग हो जाए और हमारी अवस्था प्लाज्मा अवस्था में हो जाए, ठीक, तब हम क्या हो जाएंगे? तारे हो जाएंगे। तो तारे बनना सीख गए। तो तारे क्या होते हैं? जिनके पास स्वयं की, क्या है कि स्वयं की, किसी के उधार नहीं लेना है, स्वयं की ऊष्मा हो और स्वयं का प्रकाश हो। स्वयं के क्या हो? ऊष्मा हो और स्वयं का प्रकाश हो। स्वयं की ऊष्मा हो और स्वयं का प्रकाश हो, उसे क्या कह देंगे? तारा कह देंगे। यानी कि स्वयं का ऊष्मा और स्वयं का प्रकाश जिसके पास भी होगा आकाशीय पिंड, उसे क्या कह देंगे? तारे कह देंगे। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक, अब आकाशीय पिंड तो ये भी है और आकाशीय पिंड तो ग्रह भी है। आकाशीय पिंड तो ग्रह भी हैं भाई, है या नहीं है? पर ग्रह क्या होते हैं? जिनके पास ना तो स्वयं की ऊष्मा हो ना तो स्वयं का प्रकाश हो। तो भैया इनमें क्या हम लिख लेंगे? स्वयं का ना हो, क्या? ना तो ऊष्मा हो, यानी कि ऊष्मा भी नहीं हो, ठीक, और प्रकाश भी ना हो, ठीक, प्रकाश भी ना हो। बोलो बात समझ में आ गई। वह आकाशीय पिंड, पूरी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, वह आकाशीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा हो, स्वयं का प्रकाश हो, क्या कहलाएगा? फिर से देखो, वह आकाशीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा हो, स्वयं का प्रकाश हो, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तारा। वह आकाशीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा भी ना हो, स्वयं का प्रकाश भी ना हो, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ग्रह। अब देखो तारे में हम एग्जाम्पल किसका लिख लेंगे? उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? सूर्य। क्या हो जाएगा? हमारा सूर्य, सूरज। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक, पक्का। और ग्रह में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी। ठीक, क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी के पास खुद की ऊष्मा है, खुद का प्रकाश है? नहीं। अब देखो समझो, जब इन लोगों के पास खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश ऊष्मा की जरूरत होगी तो किससे लेंगे? तारों से लेंगे। किससे लेंगे? तारों से लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। तो हमारी पृथ्वी किससे ले रही होगी ऊष्मा प्रकाश? सूर्य से। बोलो बात समझ में आ गई। पक्का। देखो फिर से समझो, हम क्या लिखवाए? तारे। तारे किसे कहते हैं? जिसके पास स्वयं की ऊष्मा हो और स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं की ऊष्मा भी हो और स्वयं का प्रकाश भी हो। उदाहरण जैसे सूर्य, उदाहरण क्या हो गया? सूर्य। अब उसके बाद हम क्या लिखवाए? ग्रह। क्या लिखवाए? ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? जिसके पास स्वयं की ना तो ऊष्मा हो ना तो प्रकाश हो। ठीक, अब देखो भाई, ग्रह जो है ये ऊष्मा और प्रकाश किससे लेंगे? तारों से लेंगे। किससे लेंगे? तारों से लेंगे। तो हमारी पृथ्वी ऊष्मा और प्रकाश किससे ले रही होगी? सूर्य से ले रही होगी, क्योंकि सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। बोलो बात समझ में आ गई। पक्का। ठीक, अब देखो भाई, उसके बाद क्या है? जो हमारे पास तारे होते हैं, कौन होते हैं? तारों का जीवन, तारों का जीवन, तारों का जीवन कैसा होता है? दीर्घकालीन होता है। ये नहीं एक दिन के लिए बने दूसरे दिन विलुप्त हो गए। ठीक, बहुत लंबा जीवन काल होता है, अरबों खरबों साल तक इनका जीवन काल होता है। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक, पक्का। तो भाई तारों का जीवन काल क्या होता है? दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन होता है। बोलो बात समझ में आ गई। तारों का जीवन कितने दीर्घकालीन, यानी कि बहुत लंबे समय तक होता है, अरबों खरबों साल तक जिंदा रहते हैं। आ गई। ये नहीं 60 साल मिली, पेंशन मिलने लगी, खत्म हो गई। ठीक, बहुत लंबा जीवन होता है। आ गई बात समझ में? तो भाई बोलो, पहले बताओ तारे समझ में आ गए। ठीक, जिसके पास स्वयं की ऊष्मा हो और स्वयं का प्रकाश हो, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जैसे सूर्य, जैसे सूर्य।
उसके बाद जिसके पास ना तो स्वयं की उष्मा हो ना तो प्रकाश हो, क्या कहलाएगा? ग्रह। जैसे पृथ्वी, शुक्र, बुध, ठीक, एग्जाम्पल एक लिखे हैं, ठीक। अब इसके बाद तारों की संख्या तो असंख्य है या नहीं? उसके बाद हम तारों के बारे में क्या पढ़े? तारों का जीवन कैसा होता है? दीर्घकालीन होता है, यानी कि बहुत लंबा समय होता है, ठीक, बहुत लंबी उम्र होती है इनकी। अब देखो अगला पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पर, तारों के प्रकार पहले देख लेंगे, उसके बाद तारों के निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। देखो भाई, तारों के प्रकार, ठीक। तारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले तारे होते हैं युवा तारे, ठीक। कौन तारे? युवा तारे। पहले तारों का नाम क्या है? युवा तारा, ठीक। युवा तारों लिख लो या तारे लिख लो, तारों लिख लो, युवा तारों, ठीक। उसके बाद पौड़ावस्था, ठीक। उसके बाद वृद्धावस्था, ठीक, वृद्धावस्था के तारे, ठीक। युवावस्था के तारे, आप समझ में आ रहा है? पौड़ावस्था के तारे, ठीक। युवा अवस्था के तारे, ठीक। तो तारे कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहले कौन? जवान वाले तारे, यानी कि युवा अवस्था के तारे। पहले कौन? युवा अवस्था के तारे। उसके बाद युवा अवस्था के बाद जो अवस्था आती है, पौड़ावस्था के तारे, यानी कि हम लोगों की अवस्था के तारे, ठीक। उसके बाद वृद्धावस्था के तारे, ठीक। उसके बाद वृद्धावस्था के तारे। तो तारे मुख्यतः कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। अब अगर पूछ ले तारों की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। पहली कौन? दूसरी, तीसरी, बोलो बात समझ में आ गई? तो तारे मुख्यतः 3 प्रकार के भी होते हैं, 3 प्रकार की अवस्थाएं भी होती हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो भैया, पहचानेंगे कैसे कौन तारा किस प्रकार का है, ठीक। देखो भाई, इनको पहचानेंगे रंग से। काहे से पहचानेंगे? रंग से। जिन तारों का पृष्ठीय रंग, पृष्ठ जानते हो क्या होता है? पृष्ठ नहीं पता है? जैसे ये हाथ है, तो ये जो है चमड़ी ऊपर वाली, ये चमड़ी क्या है? पृष्ठ है। ये क्या है? पृष्ठ है। जैसे हमारा शरीर है, ये शरीर है, तो ये सब क्या है? पृष्ठ है, ठीक। अब किसी का गोरा होगा, हमारा काला है पृष्ठ, तो हमारा पृष्ठ कैसा है? काला, ठीक, करिया है, ठीक। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार के जो ऊपरी परत होती है, इसे क्या कह देते हैं? पृष्ठ कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पृष्ठ कह देते हैं। अब सब लोग अपना अपना पृष्ठ देखकर बता सकते हो कि हमारा रंग कैसा है? पक्का, ठीक। तो देखो ये क्या है? इसका पृष्ठ। अब जैसे ये अंगुली है तो इसका पृष्ठ क्या है? ये पृष्ठ है। ये पेन है तो इसका पृष्ठ क्या है? ये पृष्ठ है। बोलो बात समझ में आ गई? पृष्ठ का मतलब होता है बाहरी परत, ठीक, जिसको देखा जा सके, ठीक, जिसको स्पर्श किया जा सके, उसे क्या कह देंगे? पृष्ठ कह देंगे। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक। तो हमारा पृष्ठ किस रंग का है? काला रंग का है। बोलो बात समझ में आ गई? इसी प्रकार सूर्य के यानी कि तारों का पृष्ठ देखकर हम बता देंगे कि युवावस्था में है, कि पौड़ावस्था में है, कि वृद्धावस्था में, यानी कि उसकी सतह छू तो नहीं पाओगे हालांकि, ठीक, छूना संभव नहीं, पर बोल सकते हैं, ठीक। तो भाई कैसे? अगर इनके पृष्ठ का रंग कैसा है? सफेद है। कैसा है? सफेद है। कैसा है मेरे भाई? सफेद है या नीला है? सफेद है या नीला है? तो इसका मतलब क्या है? तारा कैसा होगा? युवावस्था में। किस अवस्था में होगा? युवावस्था में। उसके बाद अगर रंग हो जाए नारंगी, कैसा हो जाए? नारंगी, तो तारा किस अवस्था में पहुंच जाएगा? किस अवस्था में? और अगर रंग हो जाए लाल, कैसा हो जाए? लाल, तो किस अवस्था में पहुंच जाएगा? वृद्धावस्था में, बुढ़ौती लग जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई? तो युवावस्था में रंग कैसा होगा? सफेद या नीला, सफेद या नीला। उसके बाद पौड़ावस्था में नारंगी, उसके बाद नारंगी कैसा हो जाएगा? पौड़ावस्था में। और लाल में क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, पक्का। अब देखो ताप देख लेते हैं। ताप की जब बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ताप होगा, सबसे अधिक ताप, सबसे अधिक ताप, सबसे अधिक ताप, सबसे अधिक ताप। बोलो बात समझ में? किस अवस्था में सबसे अधिक ताप?
युवावस्था में सबसे अधिक ताप होगा। जो भी तारे होंगे सबसे अधिक ताप किस अवस्था में? युवावस्था में। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या हो गया? मध्यम ताप। क्या हो जाएगा? मध्यम ताप। मध्यम ताप, बोलो बात समझ में आ गई? यानी कि उससे थोड़ा कम ताप। आ गई बात समझ में? उसके बाद क्या देखो, तारे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन अवस्था? युवावस्था। दूसरा कौन? प्रौढ़ावस्था। तीसरा कौन? वृद्धावस्था। अब देखो, इनकी सतह देखकर हम बता देंगे किस अवस्था का तारा है। तो अगर सतह सफेद या नीली है तो किस अवस्था का तारा? युवावस्था। अगर सतह नारंगी है तो किस अवस्था का? और सतह अगर लाल है तो वृद्धावस्था का। बोलो बात समझ में? अगर युवा तारा है, कैसा तारा है? युवा, तो उसका ताप क्या होगा? सबसे अधिक होगा। क्या होगा? बहुत अधिक होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक। उसके बाद अगर प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता तो उससे थोड़ा कम गर्म होगा, उससे कम ताप होगा। बोलो बात समझ में आ गई? और सबसे कम किस में हो जाएगा? बुढ़ौती में। किस में हो जाएगा? बुढ़ौती में। बोलो बात समझ में आ गई? तो तारा जब वृद्धावस्था में पहुंचेगा तब इसका ताप क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे कम ताप हो जाएगा। सबसे कम ताप हो जाएगा। कम ताप हो जाएगा। और जब सबसे कम ताप हो जाएगा तब कितना ताप रहेगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। इतना सबसे कम होता है। ठीक, यानी कि जब बिल्कुल मरने के कगार पर आ जाए तारा तब 6000 होता है। समझ रहे हो? ठीक, देखो, और सबसे कम कितना हो जाएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आ गई बात समझ में? तो तारे की अवस्थाएं या तारों के प्रकार कितने प्रकार के? पहला, तेज बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब युवावस्था का रंग, युवावस्था का रंग, और प्रौढ़ावस्था का, और वृद्धावस्था का। सबसे ज्यादा ताप युवावस्था में, मध्यम ताप, और सबसे कम ताप। बोलो बात समझ में? अब जब सबसे कम ताप होगा, यानी कि तारा जब बुढ़ौती की तरफ बढ़ जाएगा तब जाकर उसका ताप 6000 रहेगा। ठीक, 6000 से कम नहीं हो। सबसे कम किसी भी तारे का ताप कितना हो सकता है? 6000। सोच रहे हो कितना गर्म होता होगा? आ गई बात समझ में? ठीक, सबसे ज्यादा लाखों में होता है। ठीक, इसको नापा ही नहीं जा सका है अभी। ठीक, 6000 तक तो पहुंच नहीं पाए हैं। ठीक, आ गई बात समझ में? ठीक, बोलो समझ में आ गया? तो तारे कितने अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। अगर सफेद रंग तो, नीला रंग तो, नारंगी रंग तब, और लाल रंग तब। ठीक भाई, अब देखते हैं तारे निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, अब क्या होगी? अगली हेडिंग क्या होगी? तारे निर्माण की प्रक्रिया। तारे निर्माण की प्रक्रिया। तारे निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि तारे बने कैसे। पहले बताओ, तारा समझ में आ गया? तारों की अवस्थाएं समझ में आ गई? बोलो भाई, ये बताओ, तारा समझ में आ गया? ग्रह समझ में आ गए? तारों की अवस्थाएं समझ में आ गई? अब हेडिंग का नाम क्या है? तारों का निर्माण की प्रक्रिया, या तारों का निर्माण। तारों का निर्माण हुआ कैसे, हमारे ब्रह्मांड में तारे आए कैसे, उसके बारे में बात करेंगे भाई। बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, देखो होता क्या है ब्रह्मांड में सबसे, देखो बहुत ध्यान से पहले समझ लो। ब्रह्मांड में सबसे पहले विरल गैस के बादल होते हैं। कैसे गैस के बादल? विरल गैस के बादल होते हैं। इस प्रकार के बादल होते हैं। ठीक, इस प्रकार के बादल होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में बहुतों सारे बादल हैं। ठीक, कोई गिनती नहीं कितने बादल हैं। ठीक, इस प्रकार के बादल होते हैं। ठीक, इस प्रकार के बादल हैं। ठीक, इस प्रकार के बादल हैं कहाँ? ब्रह्मांड में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड में विरल गैस, अभी लिखना कुछ नहीं है, बनाना कुछ भी नहीं है, जो समझा रहे हैं समझना है। सबसे पहले क्या होते हैं? विरल गैस के बादल होते हैं। कैसे गैस के? विरल गैस के बादल होते हैं। अब देखो, हम एक शब्द बार बार बोल रहे हैं, विरल गैस के बादल। क्या बोल रहे हैं? विरल गैस के बादल। विरल गैस के बादल, अभी लिखना नहीं है भैया। ठीक, पहले क्या बोल रहे हैं? विरल गैस के बादल। ठीक, विरल का मतलब क्या होता है? विरल का मतलब होता है दूर दूर। विरल का मतलब क्या होता है? दूर दूर। ठीक, बोलो बात समझ में आ गई? समझ रहा है? जो गांव में बोल देते हैं बिर्र बिर्र, क्या बोल देते हैं? बिर्र बिर्र। ठीक, लैया रोपे हो, धान रोपे हो, तो कहते हैं बिर्र बिर्र लगाओ। ठीक, घने घने लगाओ। ठीक, तो इसी प्रकार विरल का मतलब क्या हो जाएगा? दूर दूर। इसी प्रकार दूसरा शब्द होता है सघन। दूसरा क्या होता है? सघन। सघन का मतलब हो जाता है पास पास। सघन का मतलब क्या हो जाता है? पास पास। ये 5 रुपए वाली पास नहीं है,
ठीक, पास पास यानी कि नजदीक नजदीक। बोलो बात समझ में आ गई। तो विरल का मतलब क्या हो जाएगा, दूर दूर, और सघन का मतलब पास पास। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक, जैसे ये हाथ क्या है, अभी विरल है, अब क्या हो गए, अब क्या हो गए, विरल। समझ में आ गई बात। विरल का मतलब दूर दूर, सघन का मतलब पास पास। ठीक, बिर्रे बिर्रे और का बोल रहे थे, ठीक, घने घने। ठीक, आ गई बात में। देखो इसे बोलते हैं गांव में बिर्रे बिर्रे, ठीक, और इसे क्या बोल देते हैं, घने घने बोल देते हैं। तो होता क्या है मेरे भाई, ब्रह्मांड में सबसे पहले, बहुत ध्यान से समझो, ब्रह्मांड में सबसे पहले विरल गैस के गोले होते हैं या बादल होते हैं। ठीक, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में बादल मंडरा रहे हैं विरल गैस के। विरल गैस क्यों बोल रहे हैं बार बार, यानी कि जो इसके कण होंगे दूर दूर होंगे। इसके कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। कैसे होंगे मेरे भाई, दूर दूर होंगे, यानी कि दूर दूर कण होंगे। इन गैस के बादलों को हम क्या बोल देंगे, विरल गैस के बादल। क्या बोल देंगे, विरल गैस के बादल। इतनी बात समझ में आ गई। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या था, विरल गैस के बादल, यानी कि विरल गैस के गोले या बादल, दोनों शब्द मिलेंगे किताबों में। उसके बाद होता क्या है भाई, बहुत ध्यान से समझना। ये हमारे पास है विरल गैस के गोले बादल, ये हमारे पास क्या हो गया, विरल गैस का बादल, विरल गैस का बादल। बहुत जल्दी देखना है भाई, विरल गैस का बादल। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें होने लगते इसके जो कण हैं, जैसे ये वाला कण है, ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये सब कण क्या होने लगते हैं, केंद्र की तरफ आने लगते हैं। कहाँ की तरफ आने लगते हैं, केंद्र की तरफ आने लगते हैं। बोलो बात समझ में आ रही। ठीक, इस प्रकार से कुछ आने लगते हैं। जैसे मान लो ये केंद्र है, तो इस प्रकार से आने लगे, इस प्रकार से आने लगे। ठीक, इस प्रकार से आने लगे। ठीक, आ गई बात समझ में। यानी कि जो विरल गैस के बादल होते हैं, इसके कण कहाँ की तरफ आने लगते हैं, केंद्र की तरफ, मध्य की तरफ आने लगते हैं, कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लो ये कण नाचना स्टार्ट किया, नाचते 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 कहाँ आ गया, केंद्र में आ गया। जैसे ये कण नाच रहा है, नाचते 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 कहाँ आ गया, केंद्र में आ गया। कहाँ आ गया, बोलो केंद्र में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसी प्रकार जो विरल गैस के बादल होते हैं, इसके कण कहाँ आने लगते हैं, केंद्र में आने लगते हैं। अब जो विरल गैस में कण होते हैं, इसमें भगदड़ मच जाती है। ठीक, दौड़ भाग पड़ जाती है। जब दौड़ भाग कड़ों में पड़ जाएगी तो आपस में टकराएंगे या नहीं टकराएंगे, टकराएंगे। जब टकराएंगे तब क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। ठीक, आपस में टकराएंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई। आग लग गई, लग गई आग। ठीक भाई, अब देखो समझो यहाँ के आगे की कहानी क्या है, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था, विरल गैस के बादल। विरल गैस के बादल में क्या होने लगता है, केंद्र किसकी तरफ आने लगते हैं, केंद्र की तरफ। तो भैया इसमें क्या होने लगते हैं, जो कण है, ये जो कण है किसकी तरफ आने लगते हैं, केंद्र की तरफ आने लगते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। अब केंद्र की तरफ से आएंगे तब क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। यानी कि दहन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, दहन होने लगेगा। और दहन होते होते ये क्या बन जाएंगे, निहारिका बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, निहारिका बन जाएंगे। तो दूसरे नंबर पर क्या बन जाएंगे, निहारिका बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, निहारिका बन जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या हो गया, विरल गैस के बादल। विरल गैस के बादल में केंद्र किसके तरफ आने लगे थे, कण केंद्र की तरफ। तो भगदड़ मची, तब क्या हो गया, आग लग गई। क्या लग गया, आग। ठीक, और आग लगने के बाद क्या बन गई, निहारिका। क्या बन गई, निहारिका। तो निहारिका में क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आग लग जाएगी। यानी कि दहन होना स्टार्ट हो जाएगा। दहन कोई देखेगा नहीं भाई। ठीक, ठीक, कोई भी देखेगा नहीं, वरना हम दूसरा नाम रख देंगे। जो देखेगा उसका नाम रख देंगे, बाद में बता देंगे। ठीक, इसका नाम बराबर ये। ठीक, आ गई बात समझ में। ठीक, जियोग्राफी के टीचर हैं, इधर उधर फेर बदल करना जानते हैं। आ गई बात समझ में, समझ में आ रहा है पक्का। ठीक, क्या लग गई, निहारिका में क्या लग गया, दहन लग गया। ठीक, यानी कि आग लग गई। ठीक, अब आग लगने के बाद क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा उष्मा बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी, उष्मा बनेगी। और आगे क्या बन जाएगा मेरे भाई, तारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तारा बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या, तेज बोलो, सबसे पहले क्या, विरल गैस के बादल।
ठीक, विरल गैस के बादल में केंद्र की तरफ कण आने लगते हैं। तो भगदड़ मची तो क्या लग गया? आग। तो भैया आग लगने के बाद क्या बन गई? निहारिका। क्या बन गया? निहारिका। और निहारिका में आग बढ़ती गई तो फिर क्या बन गए? तारे। ठीक, और तारे में क्या हो गया? ईंधन हो गया। क्या हो गया? ईंधन। और ईंधन मिलेगा किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था जानते हो? वह अवस्था जो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था हो, उसे क्या कह देंगे? प्लाज्मा अवस्था। जैसे चेली वाली टॉफी किस अवस्था में? डामर किस अवस्था में? जुकाम होने के बाद जो पदार्थ निकलता है किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, पक्का? तो भाई ये क्या हो गया? प्लाज्मा अवस्था आ गई। पक्का? ठीक, पक्का समझ में आ रहा है? ठीक, तो भैया इसमें क्या हो जाएगा? ईंधन हो जाएगा। और ईंधन किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। ठीक, और इसमें क्या होने लगता है? संलयन होने लगता है। क्या होने लगता है? संलयन होने लगता है। क्या होने लगता है मेरे भाई? संलयन। संलयन का मतलब होता है एक तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाना, बदल जाना। क्या कहलाएगा? संलयन कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, संलयन का मतलब होता है एक तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाना, बदल जाना। क्या कहलाएगा? संलयन के। जैसे मान लो हम लड़का रूपी तत्व हैं, ठीक, अब मेकअप करवा दूं, साड़ी वाड़ी पहनवा दूं, तो हमारा संलयन हो जाएगा और किस तत्व में बदल जाएंगे? लड़की तत्व में बदल जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, पक्का? ठीक, तो देखो भाई क्या होने लगेगा? तारे में होने लगेगा संलयन। और संलयन काहे में होगा? हाइड्रोजन का काहे में होगा? हीलियम में होगा। हाइड्रोजन का हीलियम में होगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो हाइड्रोजन से जब हीलियम में बदलने लगेगा तो जो ईंधन यहाँ पर बहुत गर्म था, ठीक, बहुत ज़्यादा गर्म था प्लाज्मा अवस्था में, ये ईंधन हल्का हल्का क्या होने लगेगा? ठंडा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? ठंडा होने लगेगा। और ठंडा होने के बाद क्या बन जाएगा? लाल वामन या लाल दानव बन जाएगा। दोनों नाम मिलते हैं। ठीक, क्या मिल जाएगा? लाल दानव। क्या बन जाएगा? लाल दानव। क्या बन जाएगा? लाल दानव। ठीक, क्या ठंडा होने के बाद क्या बनने लगेंगे? लाल वामन या लाल दानव, दोनों लिख सकते हो। ठीक, क्या लिख सकते हो? लाल दानव। ठीक, आ गई बात समझ में? तो भाई देखो सबसे पहले विरल गैस के बादल में क्या होना स्टार्ट हुआ? केंद्र की तरफ। कर्ण जो थे कहाँ की तरफ? केंद्र की तरफ। फिर क्या बन गई? निहारिका। निहारिका में क्या लग गया? आग। आग लगने के बाद क्या बन गया? तारा। तारा में बहुत ज्यादा ईंधन था। किस अवस्था में? किस अवस्था में? प्लाज्मा। और तारे में क्या होने लगता है? संलयन। तारे में क्या होने लगता है? संलयन। संलयन का मतलब होता है एक तत्व का दूसरे तत्व में बदल जाना। क्या कहलाएगा? संलयन। तो संलयन होगा काहे में? हाइड्रोजन काहे में बदल जाएगी? हीलियम में। काहे में? हीलियम। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगेगी तो जो तारा बहुत गर्म था, जिसका तापमान बहुत ज़्यादा था, जिसका ईंधन बहुत ज़्यादा गर्म था, वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगेगा। ठीक, जब ठंडा पड़ने लगेगा तो ठंडा पड़ने के बाद क्या बन जाएगा? लाल दानव। क्या बन जाएगा? लाल वामन या लाल दानव। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा? इसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आकार इसका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब लाल दानव बनने के बाद क्या बनने के बाद? लाल दानव बनने के बाद अब दानव बामन दोनों हैं। ठीक, दोनों किताबों में मिलेंगे। आप दानव भी लिख सकते हो, बामन भी लिख सकते हो। ठीक, समझ में आ गई? ठीक, देखो सबसे पहले विरल गैस के दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर तारे। तारे के बाद लाल दानव या बामन। ठीक, बोलो भाई। आप देखो लाल बामन या दानव बनने के बाद दो कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनेगी? दो कंडीशन बनेगी। बोलो बात समझ में आ गई? अगर तारे के द्रव्यमान से, काहे के द्रव्यमान से? तारे के द्रव्यमान से। द्रव्यमान को मास से लिख दें, यम से लिख दें, समझ जाओगे? मास मतलब द्रव्यमान। तो तारे के द्रव्यमान से 1.44 से क्या है? अगर कम है, क्या है? कम है, तो दूसरे तारे बनेंगे। ठीक, बोलो बात समझ में? अभी बनाना नहीं, समझ लो। अगर लाल बामन बनने के बाद तारे के द्रव्यमान से, द्रव्यमान यानी कि मास यानी कि यम, बोलो बात समझ में? 1.44। कितना बिटिया? 1.44। कितना? 1.44 से अगर द्रव्यमान कम है, वजन कम है, तब क्या बनेगा मेरे भाई? श्वेत वामन। क्या बनेगा? श्वेत वामन। क्या बनेगा? श्वेत वामन। क्या बनेगा? श्वेत वामन। ठीक, अब जब श्वेत वामन चमकना बंद कर देगा, यानी कि श्वेत वामन जब बिल्कुल बुझ जाएगा, तब क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? काला वामन। क्या बन जाएगा? काला वामन। बोलो बात समझ में आ गई? क्या बन गया? काला वामन। पक्का आ गया समझ में? अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है। अगर दूसरी कंडीशन में
तारे के द्रव्यमान से यानी कि तारे के मास से कितना 1.44 से क्या है अधिक है, यानी कि 1.44 से अधिक है, तब क्या बन जाएगा अभिनव तारा। क्या बन जाएगा अभिनव तारा। क्या बन जाएगा अभिनव तारा। बोलो बात समझ में आ गई। लिखना नहीं है अभी किसी को, ठीक, बनाना नहीं है किसी को, ठीक, अपने आप बनाकर दिखाना है, ठीक। क्या बन जाएगा अभिनव तारा। रुक जाओ, क्या बन जाएगा अभिनव तारा। अभिनव तारा, ठीक। अब अभिनव तारा होता है विस्फोटक तारा। विस्फोट का मतलब होता है जो फट जाए, ठीक, वो क्या कहलाएगा विस्फोटक तारा। अभिनव तारा कैसा तारा विस्फोटक तारा। जब अभिनव तारा का विस्फोट होगा तो 3 तारे बनेंगे। कितने तारे बनेंगे 3 तारा। पहला बनेगा न्यूट्रॉन तारा। पहला कौन बनेगा न्यूट्रॉन तारा। पहला कौन बनेगा न्यूट्रॉन तारा। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। दूसरा बनेगा पल्सर तारा। दूसरा कौन बनेगा पल्सर बनेगा, ठीक। और तीसरा कौन बनेगा क्वेसर बनेगा। तीसरा कौन बनेगा क्वेसर बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई पक्का। तीसरा कौन बनेगा क्वेसर बनेगा। आ गई बात समझ में। अब अगर मान लो विस्फोट ना हो, डायरेक्ट परिवर्तित हो जाए, तब क्या बनेगा ब्लैक होल बनेगा, यानी कि कृष्ण विवर बनेगा। क्या बनेगा कृष्ण विवर बनेगा, यानी कि ब्लैक होल बनेगा BH, ठीक, ब्लैक होल बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई पक्का। तो भाई फिर से चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या, तेज बोलो, सबसे पहले क्या, तेज बोलना है तब मानेंगे। सबसे पहले क्या, विरल गैस के बादल में क्या होने लगता है केंद्र की तरफ। कण क्या करने लगते हैं केंद्र की। फिर क्या बनेगा, फिर निहारिका में क्या हो जाएगा दहन। दहन के बाद क्या बनेगा तारे में क्या होने लगेगा संलयन। संलयन के बाद क्या बनेगा लाल वामन। अब लाल वामन के बाद 2 केस हो जाएंगे। एक केस क्या हो जाएगा तारे के द्रव्यमान से 1.44 से अगर कम है, 1.44 से अगर कम है, तब क्या बनेगा श्वेत वामन। क्या बनेगा श्वेत वामन। और श्वेत वामन जब चमकना बंद हो जाएगा तब क्या कहेंगे काला वामन। बोलो पक्का, ठीक। आ गई बात समझ में, ठीक। उसके बाद अगर द्रव्यमान 1.44 से अधिक है, तब क्या बनेगा अभिनव तारा। अभिनव तारा कैसा तारा होता है विस्फोटक तारा। विस्फोट समझते हो, फट जाना, क्या कहलाएगा विस्फोट, ठीक। यानी कि हमारी खपड़िया है, इसके 20 खंड हो जाएं एकदम फट से, तो क्या हो जाएगा विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा विस्फोट। इसी प्रकार से अभिनव तारा में क्या हो जाता है विस्फोट। अब जब हम अभिनव तारा पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्यों होता है विस्फोट, ठीक। जब विस्फोट होगा तो 3 तारे बन जाएंगे। कितने 3। पहला कौन न्यूट्रॉन तारा। पहला कौन, दूसरा पल्सर तारा, ठीक, पल्सर गाड़ी वाला, यहीं से पल्सर लिया गया है, ठीक। गाड़ी वाली जो पल्सर गाड़ी आती है इसी तारे के नाम पर रखा गया है, ठीक। जलता बुझता इसे बोलते हैं, ठीक। इसी के नाम पर पल्सर गाड़ी रखी गई, ठीक। फिर इसके बाद क्वेसर। और अगर ये विस्फोट ना हो, परिवर्तित हो, तो ब्लैक होल कृष्ण विवर, ठीक। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। इतना आ गया समझ में, ठीक। अब देखो फिर से बनाएंगे बहुत जल्दी, आपको बताना है कौन क्या है, ठीक। पहले हम चित्र बनाएंगे, अभी लिखना नहीं है कुछ, ठीक। सबसे बताओ पहले ये क्या है, इसका नाम क्या है। फिर उसके बाद ये क्या है, फिर उसके बाद ये क्या है तारा। फिर तारे के बाद ये क्या है लाल वामन के बाद कितनी कंडीशन, पहली कंडीशन 1.44 से कम वाली। पहली कंडीशन 1.44 से कम वाली। किससे कम, तारे से कम। किससे कम, तारे से। अपने आप से कम मत देखना, ठीक, तारे से कम। और उसके बाद 1.44 से अधिक वाली। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। तो इसके बाद ये क्या बनेगा अब, फिर उसके बाद क्या बनेगा काला वामन बन गए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा अभिनव तारा। अभिनव तारा में विस्फोट हो गए, क्या बनेंगे न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा, क्वेसर तारा। बोलो बात समझ में आ गई। अगर विस्फोट ना हो तब क्या बनेगा ब्लैक होल। क्या बनेगा ब्लैक होल, यानी कि कृष्ण विवर। बोलो पूरा डायग्राम समझ में आ गया पक्का, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। अब हम हाथ रखेंगे, आपको बहुत तेज चिल्लाना कि ये है क्या, ठीक। ये बताओ क्या है, पूरा नाम नहीं लेना, बादल ले लेना, ठीक। फिर से ये क्या है, ये क्या है बादल। ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या है, ये, फिर ये न्यूट्रॉन तारा, ये, फिर इसके बाद ब्लैक होल। याद हो गए ना पक्का,
देखो आप फिर से उल्टा करते हैं, ठीक। सबसे पहले बताओ ये क्या है, क्या है, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये, याद हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, उसके बाद ये क्या है, क्या है, उसके बाद ये क्या है, उसके बाद ये क्या है, उसके बाद ये क्या है, बना लोगे, ठीक। अब देखो तारे यहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं, यानी कि विरल गैस से स्टार्ट होते हैं और कहाँ, ब्लैक होल तक आते आते क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और ब्लैक होल का घनत्व सर्वाधिक घनत्व होता है, ठीक, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है किसका, ब्लैक होल। ब्लैक होल का घनत्व दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, ठीक। अब यही ब्लैक होल बिग बैंग थ्योरी द्वारा फूट जाएगा, फिर से ब्रह्मांड बन जाएगा, ठीक। आ गई बात समझ में। विरल गैस के बादल आएंगे, बादल में से कर्ण जो होंगे पास आने लगेंगे, निहारिका बनेगी, निहारिका के बाद तारे बनेंगे, तारे के बाद लाल दानव बनेगा, लाल दानव के बाद श्वेत वामन, काला वामन, अभिनव तारा, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। ब्लैक होल में तारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और ब्लैक होल का घनत्व क्या होगा, बहुत ज़्यादा घनत्व होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा घनत्व होगा। और ब्लैक होल ही बिग बैंग थ्योरी द्वारा फूट जाएगा, फिर से तारे बन जाएंगे, फिर से बादल बन जाएंगे, फिर से यही क्रम घूमता रहेगा। इसी प्रकार से ब्रह्मांड का चक्री क्रम घूमता रहता है, ठीक। आ गई बात समझ में, पक्का आ गई बात समझ में। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको समझ में ना आया हो, ठीक। अब हम जहाँ तहाँ पूछते हैं, ये बताओ क्या है, और उसके बाद ये बताओ, फिर उसके बाद ये, आ गई बात समझ में, पक्का, ठीक। अब देखो समझो कुछ चीज़ें। अब एक आपको चीज़ समझना, घनत्व क्या होता है, कल भी बताए थे, आज फिर से बता रहे हैं। घनत्व का मतलब क्या होता है, देखो भाई एक टॉपिक समझ लो, घनत्व फिर लिखवाएंगे इसमें। घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है कौन चीज़ कितनी ठोस है, उसे क्या कह देंगे, घनत्व कह देंगे। क्या कह देंगे, घनत्व कह देंगे। जैसे कि मान लो, समझो, जैसे मान लो, देखो समझो ये पेज है हमारे पास, ठीक। अब इनका घनत्व बहुत कम है, ऐसे हम मोड़े, ठीक, मोटा मोटा हो गया, ठीक। तो इनका घनत्व क्या है, बहुत कम है, ठीक। अब इसे और दाब दिए, और दाब दिए, तो घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। इसका घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। देखो भाई फिर से समझो, अब ये जैसे मान लो ऐसे दाबे थे, तो इसका घनत्व क्या है, कम है अभी, ठीक, अभी कम है क्योंकि ये घना नहीं है। घनत्व का मतलब कितना घना है, कितने कण पास पास है, तो इसका घनत्व भी क्या है, कम है। अब इसे और दाब दिए तो घनत्व क्या बढ़ गया, बढ़ गया। और दाब दिए, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, घनत्व ज़्यादा हो गया। अब मान लो बिल्कुल बहुत दम लगा दें, ठीक, ऐसे गोल कर दें, अब इसका क्या हो गया, घनत्व और ज़्यादा हो गया या नहीं। घनत्व का मतलब होता है किसी पदार्थ के कण कितने पास पास पहुंच रहे हैं, उसे क्या कह देते हैं, घनत्व कह देते हैं। क्या कह देते हैं, घनत्व कह देते हैं। जैसे कि हम ये पेज लिए भाई, देखो बहुत ध्यान से समझो चीज़ों को, ठीक। तो इस पेज को हम ऐसे मोड़ दिए, गोल बना दिए, ठीक, बना दिए, तो इसका घनत्व है, कुछ ना कुछ घनत्व होगा, ठीक। अब ये थोड़ा कम है, अब इसे हम थोड़ा और दाब दिए, तो इसका घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया या नहीं। यानी कि इसके जो कण हैं पास पास पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। अब मान लो हम और दाब दिए तो घनत्व तो बढ़ गया, ठीक। अब मान लो और दाबते चले जाएं, बिल्कुल दाब दें इसको इस प्रकार से, तो घनत्व बढ़ गया, पक्का। इसी को बोल देते हैं घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि कण कितने घने हैं, पास पास हैं, उसे क्या बोल देंगे, घनत्व बोल देंगे। बोलो बात समझ में आ गई। जैसे कि मान लो समझो ये एक गोला है, क्या है मेरे भाई, एक गोला है, इसमें कण हैं, ये सब कण है, दूर दूर कण है, ये क्या है, ये दूर दूर कण है, ठीक। बोलो बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या किया जाए, दबाव डाला जाए, क्या किया जाए, दबाव डाला जाए, तो इसके कण पास पास में आ जाएंगे, इसके कण क्या हो जाएंगे, पास पास में हो जाएंगे। तो जो इतना बड़ा गोला था कितने बड़े गोले में कन्वर्ट हो गया, छोटा हो गया। अब मान लो और दबाव डाला जाए, इधर उधर से और दबाव डाला जाए, उसके कण और पास पास में आ जाए, क्या हो जाए, और पास पास में आ जाए, तो इतने में आ गया। तो बताओ सबसे कम घनत्व किसका होगा, और फिर इसका, और फिर सबसे ज़्यादा इसका। अब मान लो और दबाव डाल दिया जाए और ये इतने में ही आ जाए, कितने में आ जाए, इतने में आ जाए, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। किसका हो जाएगा, छोटे वाले। बोलो बात समझ में आ गई। इसी प्रकार हमारे पास एक तारा है जिसका नाम है ब्लैक होल।
क्या नाम है? ब्लैक होल। उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, उसका घनत्व इतना होता है कि उसकी एक चम्मच मिट्टी कम से कम 10,000 हाथियों के बराबर होती है। ठीक, अगर पृथ्वी पर उसका एक कण गिर जाए तो पृथ्वी रोक नहीं पाएगी, पृथ्वी को चीरता ही चला जाएगा। ठीक, प्रकाश भी क्रॉस से नहीं कर पाते हैं, इतना भयंकर घनत्व होता है। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? अब देखो घनत्व को नापेंगे कैसे कि किसका कितना घनत्व है, कैसे घनत्व नापेंगे भाई? घनत्व नापना सीख लो, बाकी कल लिखवा देंगे वो सब। ठीक, कल आकाश गंगा पर आ जाएंगे। ठीक, देखो भाई अब घनत्व नापने के सिस्टम क्या है? एक बॉक्स लो। ठीक, क्या लो मेरे भाई? बॉक्स लो। इसकी लंबाई चौड़ाई सब 1 सेंटीमीटर कर दो। ठीक, क्या कर दो? सब कुछ 1 सेंटीमीटर होना चाहिए इसका। ठीक, लंबाई भी 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और दिखाई भी 1 सेंटीमीटर, मतलब जो कुछ है चारों तरफ से कितना हो? 1 सेंटीमीटर हो। और इसमें क्या कर दो? एक छेद कर दो यहाँ पर। ठीक, अब इसमें सबसे पहले डालो बालू, बालू भरे, पूरे डिब्बे भर दिए। ठीक, फिर इसका जब वजन करोगे तो आपको पता चलेगा 20 ग्राम है इसका वजन। कितना है? 20 ग्राम। ठीक, तो बालू का वजन घनत्व कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। अब हो कितना ये कोई जरूरी नहीं, बता रहे हैं एग्जाम्पल। तो बालू का घनत्व कितना? 20 ग्राम। अब भैया इसको उलझ दिए, यानी कि निकाल दिए। फिर इसमें हम लोहे के कण भर दिए। क्या भर दिए? लोहे। अब देखो आयतन तो उतने हैं, जगह तो उतनी है, पर इसका क्या? लोहे के कणों का घनत्व ज़्यादा होता है। तब भाई तौलेंगे तो पता लगेगा, निकलेगा 50 ग्राम। तो लोहे का घनत्व कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। अब भाई लोहे को भी निकाल दिए, फिर इसमें क्या भर दिए? पारा भर दिए, तब पता चला 200 ग्राम हो गया। तो भैया पारे का घनत्व उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लो इस वाले डब्बे में ब्लैक होल की मिट्टी भर दी जाए, ठीक, तब इसका घनत्व पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा कितना है, इतना भयंकर हो जाएगा। जगह तो उतनी नहीं। समझ में आ गया? इस प्रकार से घनत्व समझ में आ गया? पक्का? ठीक, जैसे मान लो ये अंगुली है तो इसका घनत्व बहुत कम है, ऐसे बहुत दाब दिया जाए उतने पर रुक जाए तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व का मतलब होता है कण कितने पास पास हैं। ठीक, इसको नापने की ट्रिक भी बता दिए, घर पर ट्राई करना आप लोग। पक्का? समझ में आ रही क्लास? उसके बाद जो कुछ भी पढ़ाए हैं कल लिखवा देते हैं। ठीक, सिस्टम से। अभी देखो 1-2 क्लास तक लिखने पर फोकस मत करना है। ठीक, कल आकाश गंगा स्टार्ट करेंगे। ठीक, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब करो।